तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। आज हम लेके आए आपके लिए एनडीए का एनालिसिस। पेपर दे आए हो, एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो गए होगे अब तो, है ना। स्ट्रेस्ड इसलिए हो गए होगे क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा होगा पेपर क्लियर हुआ तब तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो चलो दोबारा अटेम्प्ट है, फिर दे लेंगे। और अगर अटेम्प्ट नहीं है तो क्या हुआ, आगे भी अपॉर्चुनिटीज हैं, सीडीएस अप्लाई करना, आगे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज अलग अलग सेक्टर में। खैर अभी आ जाते हैं अपने आंसर की पे। अच्छा ये बताना बस कि ऐसा मैंने जो कहा था आपको एक दो बातें। पहली बात ये कि बेटा प्लीज इससे मत सोचना कि जो पैटर्न है वही आएगा, चेंज हो सकता है। वो बातें तो प्रूव हो गई, ठीक। सेकंड बात जो मैंने आपसे बोली थी कि बेटा एक बात जरूर याद रखना कि कंडीशनल से क्वेश्चन आएगा, वो बात भी प्रूव हो गई। अब कैसे हुई मैं आपको पूरी एक क्वेश्चन पेपर में दिखाऊंगी। और ये भी मैंने बोला था कि फिलअप्स आने के चांसेस हैं, तो देख लेना, तो वो भी बात प्रूव हो गई। तो मैं ये नहीं कह रही कि मेरी चीजें, लेकिन हमें पता होता है कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या डिमांड हो सकती है इस बार, क्योंकि जो ट्रेंड चलता है वो उस हिसाब से हम एनालाइज करते हैं। अब देखते हैं हमारे आंसर की। हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या जा रहा है, सेक्शन ए, यानी जो हमारा ए सेट है उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आ गया ये, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने आपकी, क्योंकि ये बच्चों की पर्टिकुलर पीडीएफ है, तो इसमें कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ आपके कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखिए, एज द साउथ वेस्ट मानसून डैश थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई, फ्लैश फ्लड्स कॉज्ड बाय द वाटर्स ऑफ द नर्मदा हिट जबलपुर टाउन। अब पता है क्या है, मैं क्या बोलती थी, द हिंदू जरूर पढ़ो। क्यों नहीं, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये जो है ना, इसमें ना इंग्लिश लग रही है ना कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें रीडिंग स्किल लग रही है, और रीडिंग स्किल में उन्होंने पूछ ली। अब पहली बात तो ये है, ऑप्शंस दिए थे, ठीक है। ऑक्यूपाइड होता है जब वो किसी जगह पे रह रही है, रुक रही है, तो ऑक्यूपाइड तो हो नहीं सकता। मॉनसून है तो ड्राइड क्यों लाएंगे भाई, ड्राई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। दो ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। सेकंड क्या बोल रहा है, फ्लरिश। फ्लरिश पता है क्या करती है, इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती हैं, है ना, प्लांटेशन फ्लरिश करती है, मॉनसून विंड्स नहीं फ्लरिश करती हैं। तो ये गलत है, लैश्ड होता है। लैश्ड हमेशा एयर के कॉन्टेक्स्ट में चीजें यूज होती हैं, ठीक है। बेसिक अप्रोच से आसानी से किया जा सकता था ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, given the scale of the challenges that dash us today, our company proposes more viable plans for sustainability। मतलब क्या कह रहा है कि जिस तरह के चैलेंजेस, देखो समझने की कोशिश करा, गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस, यानी जिस तरह की स्केल चैलेंजेस मिल रहे हैं, चैलेंजेस की स्केल है, उस हिसाब से हमारी कंपनी और ज्यादा वायबल प्लान्स लाने चाहिए और सस्टेनेबिलिटी लानी चाहिए। तो यानी इसका इफेक्ट आया ये, तो यानी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रहे होते तो ऐसा क्यों करते भाई, वो सेंस ही नहीं जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की भी बात नहीं आ रही है, क्योंकि किसी के संदर्भ में तो बात ही नहीं आई, सामने तो कोई है ही नहीं जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो, तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो सकता। कन्विंस अगर कर रहे होते तो वो वाइबल प्लान्स क्यों लाता, ठीक। तो आंसर विल बी कन्फ्रंट, यानी कि जो सामने आ रहे हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इट इज रियली टफ कोर्स, आई एम जस्ट वरीड दैट आई वोंट बी एबल टू गो टर्म। अब देखो, गो अगर टू लिखा होता, गो टू, टी डबल ओ वाला टू होता तो फार जा सकता था, है ना। सो लिखा होता या टू लिखा होता तो हम फार ले जा सकते थे, लेकिन ना सो है ना टू है, तो फार जो है वो नहीं होगा, तो फार तो नहीं हो सकता। अब आई वोंट बी एबल टू गो द डिस्टेंस, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। आई वोंट बी एबल टू गो द वे, गो थ्रू आउट द वे हो सकता था, लेकिन गो द वे नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर विल बी क्या होगा, टू गो द रूट, यानी कि यहाँ पे टफ कोर्स बोल रहे हैं, यानी कोर्स कोई रूट फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। एज पर एक्सपेक्टेशन जो इसका आंसर होना चाहिए वो डी आना चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी वो स्विच करेंगे तो बी जाएगा, सॉरी हाँ ए जाएगा, उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी डी जाने की है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, द डैश ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल। रिमार्केबल एक पॉजिटिव बात होती है, इसका मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही ज्यादा ये काबिले तारीफ देखी गई चीज है, बहुत ज्यादा इस चीज को नोटिस किया जा रहा है। क्या चीज, एडवांसमेंट जो आई है, किस में आई है, प्रोडक्टिविटी में। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखो, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडवांसमेंट मेड इन इंडिया हैज बीन रिमार्केबल, तो कॉन्टेक्स्ट तो हम जब किसी चीज के संदर्भ में बात करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट तो हो ही नहीं सकता। द डिस्टेंस ऑफ द एडवांसमेंट, ये तो कोई बच्चा गलती से भी नहीं लगाएगा, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। देन आ रहा है द सिंटेक्स ऑफ द एडवांसमेंट, किसी तरह का प्रोसेस तो दे नहीं रहे थे, तो आपने कैसे बोल दिया, यानी कि जिस हद तक इंडिया ने अच्छा काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, हो गया था 5 है ना। 5 देख लेते क्या है, दिस essay dash and examines various system for water appropriation and agriculture practices adapted by society in arid condition of Rajasthan। अब बात समझना,
दिस ऐसे, एक ऐसे है, रिटन कंटेंट है, और उसके बारे में आपसे कह रहे हैं कि दिस ऐसे डैश एंड एग्जामिन्स वेरियस सिस्टम ऑफ, और अब कोई चीज रिटन में है तो उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि वाटर एप्रोप्रिएशन है कि नहीं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो सोसाइटी अडेप्ट कर रही है वो सही है कि नहीं इन द एरिड कंडीशन ऑफ राजस्थान। तो अब कोई चीज एग्जामिन कर रहा है तो कंफ्यूजेस कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया, वेरियस सिस्टम फॉर वाटर एप्रोप्रिएशन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो ये तो एक ही चीज को लिंक कर रहे हैं ना कि वाटर का यूज कैसे है और उसके साथ वहां के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कैसे किया है। तो यहाँ पे एरिड कंडीशंस की बात हो रही है कि उसके हिसाब से किया है, तो इनहैंस कर रहे हैं, यानी इनहैंस कर रहे हैं और एग्जामिन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कि वाटर एप्रोप्रिएशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे कैसे काम हो सकता है। ठीक है, तो दिस ऐसे एनहांसेस एंड एग्जामिन्स वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर एप्रोप्रिएशन एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अडैप्टेड बाय सोसाइटी इन द एरिड कंडीशन ऑफ राजस्थान। इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, कंट्रोल्स कहां से कंट्रोल्स कर दे भाई, सेंटेंस का कोई रेफरेंस ही नहीं जा रहा है। आंसर विल बी सॉरी एक्सप्लोज होगा। ठीक है, इनहैंसेस का सेंस नहीं जा रहा है, आई एम सॉरी, इनहैंसेस नहीं जा रहा है, एक्सप्लोज होगा। क्योंकि देखो एग्जामिन कब करोगे आप, किसी चीज को टेस्ट कब करोगे, जब आप उसको पूरा ढूंढोगे, खखोलोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, एक्सप्लोर। बच्चा एग्जाम इनहैंस लगा के आया, गलत लगा के आया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इंडिया हैज बीन एबल टू सक्सेसफुली डैश इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। अब एक बात बताइए, सक्सेसफुली कैसी बात है, पॉजिटिव बात की तरफ सेंटेंस जा रहा है, यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक क्या बोला कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इंडिया ला रहा है उसकी वजह इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, स्टरलाइज तो मतलब होता है कि कभी फर्टिलाइज ही नहीं, मतलब कभी बेबी को बर्थ ही नहीं दे पाएगी, तो ये तो गलत हो गया। स्ट्रेटिफाई मतलब लेयर्स बनना, कोई सेंस नहीं। स्टैब्लिश का क्या सेंस है, स्टैब्लिश इज पॉपुलेशन, तो स्टैब्लिश का तो कोई सेंस ही नहीं है। फैमिली प्रोग्रामिंग से सिर्फ क्या जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट। The answer for this question is B, as per my observance and intelligentsia, जो भी मुझे लगता है कि इसका प्रेफरेंस आना चाहिए। Adolescence is the dash wherein a child enters adulthood। अब बहुत ध्यान से देखना, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से कंटेंट यूज होगा। अब इसमें बोल रहे हैं एडोलसेंस एक ऐसा फेज होता है जिसमें क्या होता है, इंसान एडल्टहुड में एंटर करता है, wherein a child enters adulthood। ठीक है, तो कंडीशन किसके लिए आता है, बीमारियों के लिए आता है, डिजीजेस के लिए क्या आता है, कंडीशन आता है। तो कंडीशन तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या है, पोजीशन, तो एडोलसेंस इज द पोजीशन, तो मतलब किसी जगह पे कोई पोस्ट दे रहे हो आप, तो ये तो जा नहीं सकता। थ्रेशोल्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई चीज एकदम से पीक पे आती तब हम उसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो आंसर विल बी इज अ पीरियड। ठीक है, थ्रेशोल्ड अगर गया तो फिर आंसर की में फ्लक्चुएशन, अलग बात है कि वो क्या सेंस लगा रहा है, बट कोई बच्चा किसी भी सेंस में ये थ्रेशोल्ड नहीं जाएगा। थ्रेशोल्ड जब किसी चीज के एकदम चरम पे पहुंच जाओ। ठीक, अब आके हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 years वर हियर टू डैश इंडियाज नेचुरल सोर्सेज। अब ब्रिटिश तो हमारे अच्छे के लिए तो आए नहीं थे, तो इंडिया के नेचुरल सोर्सेज को वो क्या कर रहे थे, स्पॉइल नहीं करते हैं, स्पॉइल नहीं करते हैं। ठीक है, स्पॉइल किसी जगह को करते हैं, कोई लैंड करते हैं, बुरी तरह से खराब करना, तो उसको हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं, ना कि स्पॉइल। ठीक है, तो बच्चा इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन सही आंसर इसका एक्सप्लॉइट है। दिस इज द प्लेस जहां पे आपकी रीडिंग स्किल्स मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन था, कई बच्चे कह रहे हैं मैम पैटर्न चेंज था। ये बताओ, मैंने जब भी वीडियो बनाया मैंने कभी भी ये बोला कि पैटर्न सेम रहता, मैंने हमेशा ये बोला कि वो जब बोल चुके हैं कि जो भी बच्चे को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ाया था कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यही पूछा जाएगा, चीजें बदल बदल के आ सकती हैं। ठीक है, उसी की तरह वो उन्होंने पूछा, फिलअप्स मैंने कराए भी थे, ये कह के कि फिलअप्स आने के चांसेस हैं, एंड सेम वाज सीन आल्सो। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं, endangered species have a 50% of greater probability dash within 5 years or 2 generation whichever is longer। अब बात समझने की कोशिश करना, endangered species have a 50% और greater probability of dash within 5 years or 2 generation whichever is longer। यानी कि endangered मतलब क्या है, वो ऑलरेडी कैसी है, वो endangered है। endangered मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे। तो उसने क्या बोला कि अगर उसको बचाया नहीं गया तो उसकी बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या करेगी, एक्सटिंक्ट कर जाएगी। कॉम्प्लिकेशन, कंप्लीशन, डिस्टिंक्शन का तो कोई मतलब, डिस्टिंक्शन तो अच्छे के लिए बोलते हैं, तो आंसर विल बी आंसर बी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर से साइंटिफिक लैंग्वेज। अब क्या बोल रहा है, जनरल सबने पढ़ा है, द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन
फॉर्म टू अनदर। वही तो पूछा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट वेरेवर इज एनर्जी कैन बी डैश फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यानी कि रिड्यूस फ्रॉम वन फॉर्म, तो ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, इंड्यूस भी नहीं पढ़ा, परफॉर्म का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, जैसे हम लोग कहते हैं केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू फिजिकल एनर्जी, लाइक कोई भी एनर्जी में जो कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इस तरह से। अब आ जाते हैं अपने बहुत अच्छे सेक्शन पे जो है स्पॉटिंग एरर। कह दो मैम अब बताइए, आप कहती हो कि आता है। एक बात बताओ, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया, जब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 10 बार मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मत छोड़ना, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोई मानता तो है नहीं। जब एक्सपीरियंस करते हो तब समझ में आता है। अब देखो इन्होंने ट्विस्ट क्या किया, नॉर्मल जो बुक्स में आता है वो आता है ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर। इन्होंने आपको क्या दिया, ब्रेड बटर एंड जैम। लेकिन मुझे बस इतना सा बताइए कि क्या ये कॉम्बिनेशन में नहीं यूज होते हैं, ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम बाय मेनी हाउसहोल्ड्स। तो जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है कि जब दो एक ही सेंस देने वाली चीज है ना, या दो से ज्यादा एक ही सेंस देने वाली चीज एक साथ आती हैं, तो उसके लिए जो वर्ब होती है वो उसके हिसाब से एग्री करती है। यानी एरर यहां पे होगा, आंसर विल बी सी। बच्चों को लगेगा ब्रेड एंड बटर होता तो ठीक है, भाई ब्रेड हो, बटर हो या जैम हो, यूज तो एक साथ ब्रेकफास्ट के लिए ही आ रहा है ना, तीनों चीजें एक ही साथ तो यूज हो रही है। ठीक है, ये हो गया सी में एरर, यानी आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्ट। अब देखो मैंने ये बताया था, ये देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये आपके नाउन से क्वेश्चन है, और इस तरह के एक रुपी वाला क्वेश्चन मैंने लगवाया भी था, उसमें भी सेम यही स्टेटमेंट थी, 200 रुपीज था। और उस समय मैंने बोला था कि जब ये पूरी एक एडजेक्टिव है इसके लिए, ठीक है, तो यहां पे ये क्या आएगा, डॉलर आएगा ना कि डॉलर। तो डॉलर्स ना आके क्या आएगा, डॉलर आएगा, यानी एरर विल बी इन पार्ट ए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 365 क्रिएट अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। ठीक है, 365 ये पूरा क्या है, आपको इनडायरेक्टली वर्डिंग में लिख के दे दिया गया, यही तो लिखा है, क्रिएट्स अप द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर। बिल्कुल सही बोला, लेकिन यहां पे अननेसेसरी फ्रेजल वर्ब है जिसकी जरूरत ही नहीं है, इस फ्रेजल वर्ब की जरूरत नहीं है। क्रिएट्स द नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर सिंपल होना चाहिए था बस, तो यहां पे गलती है, फ्रेजल वर्ब का यूज ही नहीं होना है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग में कोई गलती नहीं है, वूल फ्रॉम द बॉडी भी सही है, एन एनिमल आ रहा है ये भी सही है, इज कॉल्ड शेयरिंग ये भी सही है, नो एरर इसमें जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी दिस विल गो नो एरर। हाँ एक चीज है, पता नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है कि क्या, ये शेयरिंग होता है, शेयरिंग तो होता नहीं है, तो अगर इसमें गलती निकाल रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि शेयरिंग कुछ नहीं होता, शेयरिंग होता है। अगर ग्रामेटिकली जाए तो एरर नहीं है, लेकिन अगर स्पेलिंग वाइज जाए तो शेयरिंग में गलत है, तो आंसर डी होना चाहिए, लेकिन अगर स्पेलिंग के हिसाब से चले तो हो सकता है वो सीधे, बट और कोई आंसर गलत नहीं होगा इसमें ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन 15 पे। मेनी पीपल कम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड एट द टेम्पल ऑन द स्पीशियस डे। बहुत ध्यान से देखना, मेनी पीपल केम किस में है, पास्ट इंडेफिनेट में है, फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रेड क्या होता है, आप कहोगे मैम पार्टिसिपल होता है, बिल्कुल पार्टिसिपल्स होते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन यहां पे जब ऑलरेडी आप पास्ट डिफाइन कर रहे हो तो आपका पार्टिसिपल पास्ट में क्यों आ रहा है, ये नॉर्मली क्या जाना चाहिए था, टू प्रे। ठीक है, अब आते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, बी में गलती है। ठीक है, एज फार एज जो मुझे अपने लाइफ से सारे लॉजिक्स लगा के देखने को मिल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा मैक्सिमम इसमें गलती निकाल रहा होगा, बात समझना। इस फॉरवर्ड का मतलब पता क्या होता है, जब कोई बुक लिखी जाती है ना, तो बुक लिखने के बाद कई लोग उसका फॉरवर्ड लिखते हैं। फॉरवर्ड मतलब बुक के फ्रंट, मतलब जैसे 2 पेजेस के बाद एक फॉरवर्ड होता है कि कौन कौन लोग ऐसा रिफर कर रहे हैं कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो फॉरवर्ड जब उसने पढ़ा, फॉरवर्ड ऑफ, तो ये सही है, आई रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, एनवायरमेंटल इश्यूज पे पढ़ी, तो मैंने सोचा कि मैं ऑथर से मीट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक देखो, ये क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर। पॉइंट समझो, मीट कब वो कर रहा है, फ्यूचर में करेगा, और रीडिंग उसने कॉन्टिन्यूअस में करी, तो या तो यहां पे आप ये ना लिखते और ये लिख रहे हैं, तो यहां पे लिखिए आई हैव डिसाइडेड, या आई डिसाइडेड टू मीट द इट्स ऑथर, तो यहां पे आपकी एरर होनी चाहिए सी में। दिस आंसर शुड बी आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इशू इन इंडिया
आई हैव डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें पास्ट में नहीं चल सकती एज माई बिलीव, ठीक है। बाकी इसमें वो क्या एरर देते हैं वो अलग बात है, बट ऑप्शन सी एरर होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर रीडिंग फॉरवर्ड ऑफ, ये फॉरवर्ड वो वाला नहीं है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वाला, ये फॉरवर्ड वो वाला है जो आगे के पेज पे छपता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स एंड टीचर्स फेलिसिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टूडेंट्स काउंसिल। अब इसमें एरर देखनी है, इसमें बताओ जरा कैसे एरर होगी। द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स, एक तो देखो गड़बड़ क्या होती है, अगर यहाँ पे द ना दिया होता और इसमें कोई एरर देते तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गड़बड़ होती, पर इसका मतलब ही नहीं, उन्होंने सिंपल बोला गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर एंड द टीचर फैसिलिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टूडेंट काउंसिल, ठीक है। स्मूथ कंडक्ट क्या हो रहा है, इलेक्शंस का हो रहा है, ठीक है, तो जो भी इलेक्शन हेल्ड हुए, तो यहाँ पे अगर जो हो सकता है एक एरर है इलेक्शंस की जगह पे इलेक्शन हुए, स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये एरर नहीं है, ये जनरल सही है। इसमें जो गलती है वो ये है कि द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर एंड द टीचर्स होना चाहिए था, एंड द टीचर्स फेलिसिटेटेड, क्योंकि मेंटर्स और टीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, द आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 जो है वो कह रहा है इलेक्शन, स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द स्टूडेंट काउंसिल या टू द स्टूडेंट काउंसिल, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो यहाँ पे द आना चाहिए था, जो एज पर माई बिलीफ सिस्टम कह रहा है सी नहीं होगा, इट विल बी बी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी एक सेकेंड, कहीं चला गया, एक सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल दिया हुआ है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, द प्रिंसिपल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट्स, तो फेलिसिटेटेड या तो यहाँ पे ना आता, ठीक है, स्टूडेंट्स टू फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, तो फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी आना चाहिए, या एरर ये है, ठीक है, तो आंसर विल बी इन एरर बी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ यू वर टू। अब बताइए ये कंडीशनल सेंटेंस का है कि नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कंडीशनल सेंटेंस आएगा, और 100% बच्चे इसको गलत करके आएंगे विद कॉन्फिडेंस। क्या बोला था ये किसमें, इफ यू वर टू, तो ये क्या है, इफ लग गया, वर आ गया, किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। और जरा रूल बता दो इसी समय पे, पास्ट इंडेफिनेट अगर सेंटेंस में होता है तो पास्ट इंडेफिनेट के साथ फॉलो करता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, ये वुड है, वुड प्लस V1। अब देखो, इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, बिल्कुल सही है, इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, विल भी नहीं होगा, ये होगा इट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, तो एरर विल बी इन पार्ट सी, ठीक है। अब चलो क्लीन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है they had promised to deliver the bags before mid March to enable us to inaugurate the shop, तो they had promised आप ऑलरेडी बोल रहे हो पास्ट, ठीक है, टू डिलीवर्ड द बैग, दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर्ड द बैग बिफोर मिड मार्च टू एनेबल अस टू इनॉग्रेट द शॉप, तो इसमें आधे बच्चे क्या सोचेंगे, अगर बेसिक हम इसको अप्रोच से देखें, एक सेकंड रुक जाओ, दे हैड प्रॉमिस्ड पास्ट परफेक्ट गया, ठीक है, टू डिलीवर द बैग्स, डिलीवर्ड the bags before midnight to enable us to inaugurate the shop, ठीक है, they had promised us, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, डिलीवर आना चाहिए, ना कि डिलीवर्ड, ठीक है, एज पर एज माई बिलीफ सिस्टम, क्योंकि टू डिलीवर्ड कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, और हैड प्रॉमिस्ड है, तो यहाँ पे या तो ये ए आएगा या ये नो एरर होगा, तो डाउटफुल है, थोड़ा देख लेना, ए या नो एरर में होगा आंसर, ठीक है, बाकी बी और सी तो नहीं हो सकते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, झूठ नहीं बोलेंगे, जो है रियलिटी भाई सीधी सी बात है वो पढ़ेंगे। आ गए आपके सिनोनिम सेक्शन। अब मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम आपने नहीं करा, मैं चिल्लाती रह गई वे क्या बूस्टर पढ़ लो, किसी ने नहीं माना तो उसको अगर ये नहीं कह सकता कि मैम ये बाहर से आया, मैं प्रूफ करके दिखा सकती हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन है, एक आध अलग आ गया तो बात अलग है। इसमें क्या है, कैप्शियस, मैंने आपको कैप्टिवेटिंग पढ़ाया था, कैप्शियस भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में था, सीडीएस के, जो कि एनडीए में आपसे पूछा गया। कैप्शियस क्या है, कैप्शियस का मतलब होता है जो दूसरों में फॉल्ट फाइंड करे, ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होता है जिसका, जो दूसरों में क्या निकालता रहता है, गलती निकालता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्शियस बोलते हैं। अब इसको क्लीन करते हैं, तो ही इज ऑलवेज कैप्शियस, तो वरिड कोई मतलब नहीं, पैशनेट कोई मतलब नहीं, जोवियल मतलब क्या होता है बताया था, जोवियल मतलब होता है जो हैप्पी रहता है, ये वर्ड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये हो नहीं सकता। पैशनेट मतलब पता ही है, वरिड का सिनोनिम हो जाएगा एंग्शियस, हमसे पूछा गया है कि इसका बताना है, तो फॉल्ट फाइंडिंग विल बी द आंसर फॉर कैप्शियस, आंसर सी के साथ जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है कि जियोमॉर्फिक
जियोमॉर्फिस्ट असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट्स। असर्टेन का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या चीज क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, या फॉरवर्ड रख रहे हैं। ठीक है, फॉरवर्ड रख रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्ट का कोई सेंस नहीं, इंक्रीज का कोई सेंस नहीं, ओमिट मतलब तो होता है किसी चीज को कम करना, तो आंसर विल गो विद वेरीफाई। चलो अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, वो कह रहा है द कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मीट हिम इन कमिश्नरी। कमिश्नरी, अब एक बात समझने की कोशिश करो, कमिश्नरी नहीं बोला है, कमिश्नरी बोला है। ठीक है, तो मीट हिम इन द कमिश्नरी का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी कैंटीन की बात कर रहे हैं, ना कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसी तरह की उसकी बात कर रहे हैं, यानी किसी भी तरह के ऑफिस या फील्ड या प्लेग्राउंड की नहीं, वो कैंटीन की बात कर रहे हैं। ये मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा हार्ड था। उसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चा कर्नल और सोल्जर्स से कभी भी कर्नल और सोल्जर से मिला के कहीं ऑफिस या फील्ड के बाहर की बात नहीं करेगा, तो दिस विल बी कैंटीन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड, कमिश्नरी दिया होता तब आप समझ सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट। डिसमेंबर्ड मतलब डिस कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, मेंबर मतलब कोई फैमिली का था, उसको हटा दिया, तो फिंगर को हटाया, तो स्टिच करने का मतलब थोड़ी ना, स्टिच में तो जोड़ते हो, प्लास्टर करने का मतलब तो इससे एसोसिएटेड है ही नहीं, स्प्लिंटर्ड कोई सेंस नहीं बनता, आंसर विल बी डायसेक्ट कर दिया, मतलब तोड़ दिया उसको टुकड़ों में। ठीक है, डिसमेंबर्ड अलग कर दिया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मिस्टर कुमार वर्क एज अ बर्सर। ठीक है, मिस्टर कुमार वर्क एज अ, कहां चला गया, एज अ पर्सन इन द स्पोर्ट्स एकेडमी। ये भी एक नया वर्ड था, न्यू वर्ड लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये न्यू वर्ड देखने को मिला। बर्सर का मतलब होता है बेटा जो पैसे फाइनेंसेस मैनेज करता है, तो फाइनेंसेस मैनेज करता है उसको बोलते हैं बर्सर। तो कोच तो पढ़ाता है भाई, बच्चा यही सोचेगा कि कोच है, लेकिन कोच इज नॉट द आंसर, ट्रेनर भी नहीं है, सेक्रेटरी तो सेंस ही नहीं बन रहा है कि वर्क ऐसा। अब बच्चा क्या कहेगा कि हो सकता है प्रेडिक्टेड स्पोर्ट्स है तो कोच की बात करेंगे, जबकि उसका आंसर क्या है, अकाउंटेंट, यानी सारे पैसे की रेख देख करते हैं। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हिज इंटेंशंस आर इंसीडियस। बहुत ध्यान से सोचना, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है वैकैब बूस्टर वाले वीडियो में, और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने उस समय भी बताया था। इंसीडियस मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो दिखे ना सामने से। अब एक बात बताइए, पीएस अगर आपने पढ़ा है वैकैब सही से तो आप तुरंत बोल दोगे मैम पीएस, इनएडवेंट और नेव तीनों का मतलब होता है कि किसी पे जल्दी विश्वास कर लेना, जल्दी, एक सेकेंड, विश्वास कर लेना। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, नेव मतलब बहुत जल्दी विश्वास कर ले रहे हो, पीएस मतलब भी वही है, इनएडवेंटेड मतलब कि जो सोचा रहा हो, इस तरह से कुछ। तो ये तीनों तो सेव होते। अब बताओ इंसीडियस में डिसीटफुल क्यों गया, क्योंकि इंटेंशंस कभी इस तरह की नहीं हो सकती जो ऑब्जर्वेबल ना हो, लेकिन जो ऑब्जर्वेबल नहीं था लेकिन हो गया, इसका मतलब क्या, किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो दिस विल बी डिसीटफुल। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम कहाँ थे, ये कर लिया था ना, अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। हाँ ये कर लिया था, अब आ जाते हैं इधर, है ना। चलो अब ये देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक। ये मुझे नहीं लगता, मतलब ये क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। इंट्रिंसिक मतलब जो इनबिल्ड है, पहले से है, साइंस में भी इंट्रिंसिक कंडक्टर बनते हो। टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन मतलब दूसरों की रिस्पेक्ट करना, हर रिलीजन्स में प्रेजेंट है ये बात। इनकंसिस्टेंस नेगेटिव वर्ड है, कोई मतलब नहीं। पेरिफेरल मतलब बाहरी रूप से। इंट्रिंसिक ऑलरेडी कह रहा है कि इंट्रिंसिक मतलब कोई चीज अंदर। ठीक है, इनहेरेंट मतलब जो चीज आपके अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल नहीं होगा क्योंकि वो चीज सब रिलीजन में है, तो वो इनहेरिटेड है, वो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ही कंप्लीटेड द ऑनरस टास्क अगेन वोकैब बूस्टर। वोकैब बूस्टर में मैंने प्रैक्टिस कराया है इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, पीडीए वोकैब बूस्टर में था ये वर्ड। ऑनरस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सीडीएस का, जो कि एनडीए में आया है। ऑनरस का मतलब क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा टास्क जो करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट टू डू, तो डिफिकल्ट टू डू में आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम सिनोनिम सेक्शन कर रहे हैं। ठीक, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एल्फ्रेड वाज अ पोटेंटेड ड्यूरिंग मिडिल एजेस। अब एक बात बताओ, नहीं पता मुझे भी पोटेंटेड, आपको भी नहीं पता, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बताइए, आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। मोनार्क कौन होता है, जो एक अकेला रूल करे। लिबरल कौन होता है, जो थोड़ी सी फ्रीडम। तो डेमोक्रेट कौन होता है, वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
तो यानी कुछ तो इसके आसपास है। अब पॉइंट ये है कि एल्बर बॉस एक बंदे की बात कर रहे हैं, तो अकेला बंदा डेमोक्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो एक्चुअल में जो पोटेंटेट का मतलब होता है वो होता है मोनार्क। तो मोनार्क उसका क्या था, सिनोनिम था, और उसका जो मोनार्क है अकेला रूल चला रहा है, उसके अपोजिट क्या जाएगा, डेमोक्रेट, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा क्लास, ये क्या चल रहा था, सिनोनिम ही चल रहा था ना। आ जाते हैं, ठीक है। अगर इसका देखें तो एंटोनिम ये हो जाता, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। इसको ये नहीं होगा, ये आंसर क्या होगा, ए होगा। डेमोक्रेट विल बी एंटोनिम, ठीक। अब आ जाते हैं, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैं मतलब क्या बताऊं, मैं ये कम से कम मैंने 4 से 5 बार बताया है, 4 से 5 बार बताया है। इंडोलेंट और इंसोलेंट दो वर्ड स्पेशली बताया था, जिसने पूरी वैकैब देखी है या रेगुलर फॉलो किया है वो देख के पहचान जाएगा, ठीक। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है कि लेजीनेस, लेजीनेस मतलब बहुत आलस आना, तो लेजीनेस उसको कहते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, ठीक। अब आते हैं, ये तो होगा सिनोनिम। अब मैंने पहले बोला था सिनोनिम और एंटोनिम कभी भी साथ में मत करना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो। वही उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने आपको दे दिया एक नई चीज, जिसको मैं होमोफोन्स का नाम दूंगी, ठीक है। हमें दो चीजों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब मैं बोलती हूँ बच्चे स्पेलिंग गलत करते हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, भाई ये अथॉरिटी है और ये कोई प्रिंसिपल्स है, मॉरल प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, या फिर मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है, ये हमारी कोचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसपे कोचिंग काम करती है। हमारे स्कूल का कोई प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल एक पोजीशन है और प्रिंसिपल कुछ मॉरल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कोई सजेशंस हैं। तो इसमें क्या आएगा, आपको पता कैसे करना था इसको। देखो कोई बच्चा इतना तो जानता है कि फर्स्ट वाले का मतलब क्या होता है। अब आ गया आपके ऑप्शन 4। अब बहुत ध्यान से शॉर्ट लिस्टिंग देखो, इतना पढ़ने पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा है। प्रिंसिपल मीन बिलीफ सिस्टम, क्या ऐसा होता है, नहीं, गलत, हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल मीन्स हेड, हाँ बिल्कुल। प्रिंसिपल मीन्स मॉरल रूल, एंड प्रिंसिपल मीन्स, ये तो है ही नहीं, मॉरल रूल का मतलब ही नहीं है। प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल सम, ये है ही नहीं। सीधा सीधा आंसर पता चल रहा था कि ये ही होगा, इतना सोचना ही नहीं था, ठीक। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड क्लास, प्लेन एंड प्लेन। अब एक बात बताओ, नहीं पता ना, प्लेन तो हम लोग एक पेपर वाला प्लेन भी कहते थे, लेकिन उस तरह का संदर्भ में कोई बात यहाँ पे आई नहीं है, तो उसको इतना सोचना ही नहीं है। बात समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। अगर आपको एक बार लगे भी फ्लैट सरफेस होता है तो फ्लाइज वाला तो प्लेन नहीं होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक। दूसरा देखो, प्लेन मीन्स द फ्लैट सरफेस, चलो मान लिया एक बार के लिए, लेकिन प्लेन मीन मतलब ये थोड़ी ना था कि कोई चीज इलेबोरेट नहीं की, एक बार के लिए इसको रखते हैं, ठीक। अब चौथा देखो, प्लेन मीन्स नॉट इलेबोरेट और प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस। इस वाले प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसको काट दीजिए और इसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन मतलब कोई भी चीज जो उड़ सकती है और प्लेन मतलब जो फ्लैट सरफेस है। सीधा सीधा हमें यहाँ पे वो चीज मिल जाती है। एक सेकंड रुक जाइएगा। ठीक है, प्लेन वाला एरिया जो होता है फ्लैट सरफेस होता है। अब आते हैं आगे, क्योंकि और कोई उसके साथ सही नहीं जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेल एंड पेल। हर बच्चे को ये पेल पता है, माय मदर गॉट पेल, बीमार पड़ जाती है तो शरीर कलर फेड हो जाता है, बॉडी फेड हो जाती है, इस तरह से पेल बोलते हैं। तो पेल मीन इंफीरियर, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। पेल मीन्स फेडेड, हाँ ये पढ़ा है। पेल मीन्स फेडेड, हाँ ये भी पढ़ा है, वही बात आपने बोली। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है इसके बाद, यहाँ पे कहाँ गया, अब इसमें बोल रहे हैं पेल मीन्स अ बकेट, ये तो कभी नहीं पढ़ा, तो जब ये पढ़ा नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद पेल मीन्स फेडेड, या तो ये होगा या ये होगा। अब इसमें देखो पेल मीन्स अ बकेट दिया हुआ है, एक चीज थी जहां पे कंफ्यूज हो सकते थे वो यही था। लेकिन एक बार बताओ, इंफीरियर और अनइम्प्रेसिव कभी सुना है पेल के लिए, नहीं सुना है, तो ये किसी तरह से जा नहीं रहा था, ज्यादा कंसिडरेबल यही आंसर था, विच कैन बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यही सही आंसर होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेटल एंड मेटल, ठीक है। एक बार के लिए बच्चा कहेगा मैम इसका मतलब पता है, इसका नहीं पता। कौन कह रहा है, परेशान क्यों हो रहे हो। मेटल इज अ हार्ड शाइनी मटेरियल, सबको पता है, ये बात तो सही है इनकी। मेटल इज अ हार्ड, ये भी बात सही है। अब दूसरी जगह पे आ जाइए, ठीक है। अब अगर दूसरी जगह पे आते हैं और हम देखते हैं ऑप्शंस को, तो ये दोनों चीजें तो अपने आप में सही थी। एक सेकेंड क्लास, कहाँ चला गया, ओके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेटल मीन्स मेंटल रिसाइलेंस, क्या ये बात हमने कभी भी पढ़ी है, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। मेटल इज अ हार्ड शाइनी, ये भी ठीक है। अब ये तीन जगह मिल गया, अब उल्टा देखना शुरू करो। मेटल मतलब होता है बेटा मेंटल रिसाइलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होता है, आपको पता होना चाहिए आंसर, ठीक है। मेंटल रिसाइलेंस, यहीं से आप इसको समझ जाओगे। अब आपके सामने दिया हुआ था क्वेश्चन, पेल वाला करा दिया था, अब कौन सा क्वेश्चन बचा,
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हेल मींस पेलेट्स ऑफ, देखो ये वाला मत कहना कि मुझे पता नहीं है और इस तरह से मैं हेल ये वाला वर्ड जो है ये बहुत फैमिलियर होता है, हो सकता है आपने ना सुना हो, पेपर वगैरह में बहुत ज्यादा जनरल सीखने को, मतलब कहते हैं शी इज वेरी हेल, नो वन कैन हार्म हर, तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्थ यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्डअप है ना किसी में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हेल है। और उसके बाद ये एक बार के लिए मैं टफ डिक्लेयर कर सकती हूँ, नो डाउट ये टफ है, लेकिन आंसर विल बी, मतलब पेलेट्स ऑफ फ्रोजन जो होता है उसको हेल बोलते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दिया हुआ है, कॉन्शियस, ये कंसाइन समझते हो, कहते हैं ना कि अपने आप से भी तो कुछ बुद्धि होनी चाहिए थी यार, तुम्हारा कंसाइंस कुछ तो कहना चाहिए था, तो कंसाइज कॉन्शियस मतलब अवेयर होना। अब इसमें दिया है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल नहीं, कॉन्शियस मतलब ये नहीं होता है कि आपको राइट एंड रॉन्ग की सेंस हो, और एक बार के लिए मान भी लो तो कंसाइंस का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज के बारे में अवेयर रहो, ये तो उल्टा जैसा चल रहा है। कॉन्शियस मीन्स अलर्ट, ये मान सकते हैं, कॉन्शियस मीन्स इंटेंट, ये मान सकते हैं, इंटेंट भी नहीं हो सकता, कोई सेंस नहीं जा रहा है। कॉन्शियस मतलब होता है अवेयर होना, और कंसाइंस मतलब होता है फर्क होना कि क्या गलत है क्या सही है, कहते हैं ना कंसाइंस, जैसे आप लोग कहते हैं मेरा जमीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं ये काम करूं, तो वही चीज, यानी सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कॉन्शियस मतलब अवेयर होना, ये सही आंसर आपका जाएगा। तो इतना ज्यादा थॉट नहीं देना था, इतने भी टफ नहीं थे, थोड़ा सा शांत दिमाग से करते तो हो जाता। ये जो है जिसने नहीं भी पढ़ा है वो ही बता लेगा, जिसने पढ़ा है वो भी। अब कैसे देखो, डिसेंट हम लोग कहते हैं प्लीज डिसेंट कपड़े पहन के आना, डिसेंट तरीके से बैठो, तो वो डिसेंट होता है सभ्य तरीका। और डिसेंट क्या होता है, जब आप कभी भी पॉलिटी पढ़ो तो डिसेंट बोलते हैं, एसेंट किसको बोलते हैं बताइए, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एसेंट मतलब जब उनकी हामी हो, और डिसेंट उसका अपोजिट हो जाता है, डिसेंट मतलब किसी चीज से ना एग्री करना, तो डिसेंट मतलब सिंपली क्या हो गया कि एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे यहाँ सिंपली बोल रहा है डिसेंट का मतलब क्या है कि कोई भी आइडियाज जो है आपके डिफरेंट है, आप एग्री नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ पे सिंपल डिसेंट मतलब क्या है कि मतलब कोई चीज एक्सेप्टेबल है, भाई ये डिसेंट है यानी कि जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, सीधा सीधा मतलब यही था, बाकी ज्यादा सोचना ही नहीं था, क्योंकि ये चीज तो डिसेंट का मतलब यहाँ नहीं बता रही थी, है ना। दूसरी चीज ये देखो कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चीज में भी कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे कहाँ ये बता रहा था, डिसेंट में फिर से मूवमेंट कर रहा है, कोई मतलब नहीं, मीन्स आइडिया, ये कोई सेंस नहीं होता, तीनों में आपका एलिमिनेट करके एक ही ऑप्शन बच रहा था जो कि ये रहा। अब आ गए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 37। अब हम आते हैं हम अपने 38 क्वेश्चन, रह गया क्या, नहीं हो गया, 39 वाले पे, है ना। एक सेकेंड क्लास, चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, मैं कह सकती हूँ एक बार आपको इसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन इसका तो पता होगा, याद करो बचपन में पढ़ते थे केमिस्ट्री, बचपन में क्या 11th में, तो डिस्क्रीट पैकेट्स में फोटॉन्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में जो अलग अलग दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर जो आपका इस क्वेश्चन के लिए था, दैट विल गो विद द ऑप्शन, ये कहाँ गया, मैंने मार्क नहीं किया, एक मिनट रुकिए, डिस्क्रीट मतलब होता है छोटा सा पैकेट टाइप में, एक सेकेंड, हाँ ये है बेटा, डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, और डिस्क्रीट मतलब होता है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब डिस्क्रीट मतलब जानते क्या होता है, मैं बता देती हूँ, डिस्क्रीट मतलब होता है किसी को एम्बेरस ना फील कराना, है ना? किसी चीज को हिडन रखना ताकि कोई एम्बेरस ना हो, सिंपल सा मतलब, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए इतना हो गया। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो हमारा है एमिनेंट। अच्छा ये बताओ किसने किसने एंकरिंग की है, ये दोनों वर्ड एंकरिंग की हो या ना हो, वेकैब बूस्टर में थे, किसमें थे, वेकैब बूस्टर में थे, तो वेकैब बूस्टर में जब वर्ड से तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब एमिनेंट मतलब क्या होता है, एमिनेंट मतलब होता है जैसे मैंने बोला कि ही इज अ वेरी एमिनेंट पर्सन, आप लोग एंकरिंग करते हो एमिनेंट पर्सनैलिटी बैठी हो, एमिनेंट मतलब जानी मानी, तो जानी मानी मतलब इंपॉर्टेंट और फेमस, और इमिनेंट मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना आई एम वेरी इमिनेंट दैट रेन विल हैपन, कुछ होने वाला है, ठीक है, तो समथिंग अबाउट टू हैपन, ये वेकैब में कवर कराया इसलिए इसको डिटेल में लेके ही नहीं जाऊंगी, अगर पढ़ी होगी तो आराम से आता होगा। अब आते हैं अपने एंटोनिम्स, देखो इसीलिए उन्होंने ब्रेक लगा के दिया, मैंने आपसे कहा था ना लगातार आते तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब जब एंटोनिम करने चलो तो इतना सोचना ही नहीं था। अब देखो मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल क्या होता है, जो आसानी से पिघल जाए, किसी भी मोड़ में ढल जाए, ठीक है, तो यानी किसी भी मोड़ में ढल रहा है तो वो ऑलरेडी कैसा है, वीक। आपको क्या करना था, एंटोनिम, वीक का अपोजिट क्या जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या हार्ड। अब कैसे सोचेंगे मैम क्या होगा सही आंसर, बहुत ज्यादा क्लोज है, क्वेश्चन पढ़ो जरा, मेटल की बात हो रही है, मेटल जो होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा ना, स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, स्ट्रॉन्ग का तो सेंस दूसरे सेंस में जा रहा है, तो आंसर विल गो विद हार्ड, स्ट्रॉन्ग तो इंसान होता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, टू निग्लेक्ट वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर, निग्लेक्ट मतलब नकार रहे हो, नकारना, ठीक है, नकारना तो आंसर होगा नहीं क्योंकि निग्लेक्ट कर रहे हो, तो आंसर विल बी रिगार्ड करना, क्योंकि इग्नोर भी निग्लेक्ट करने का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। डिसरिगार्ड ऑलरेडी एक
नेगेटिव वर्ड है जो कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। बचा क्या? रिगार्ड, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सिंपल हिज ऑस्टिनेशियस, वेकैब बूस्टर में कराया हुआ था। ठीक है, ऑस्टिनेशियस मैंने ऑलरेडी वेकैब बूस्टर में आपको करा रखा है। तो ऑस्टिनेशियस क्या होता है? ऑस्टिनेशियस मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, शो ऑफ करता है। तो टॉडरी का मतलब भी यही होता है कि बहुत ज्यादा शो ऑफ करना चीप चीजों का, लेकिन कर तो शो ऑफ ही रहे हो ना एट द एंड। उसके अलावा यहाँ पे ये जो वर्ड थे गॉडी, एप्रेंट मतलब भी यही है कि साफ साफ दिख रहा है, इट इज एप्रेंट, ये आराम से देख सकते हैं। तो ये दोनों तो क्या हो गए? ये दोनों सिनोनिम हो गए। हमें क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था एंटोनिम। तो जब एंटोनिम में आएंगे तो वॉडेस्ट मतलब होता है कि बहुत विनम्र है, बहुत ज्यादा विनम्र शांत स्वभाव का, इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि कोई क्या शो कर रहा है क्या नहीं, अपने से अपना मतलब रखना, एक बिल्कुल शांत। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पेंडेमिक वाज एक्सक्रूशिएटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बोला गया बहुत भयंकर इफेक्ट पड़ा, बहुत दर्दनाक था। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी ये तीनों सिनोनिम्स हैं। तो एंटोनिम्स इसका क्या आ जाएगा? माइल्ड। सीधी सी बात है कि पेंडेमिक है तो उसका बुरा ही इफेक्ट पड़ा था, और बुरे का हल्का क्या हो जाएगा? माइल्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटोनिम हो गया 45। 45 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अ ट्रिप टू द हिल्स वाज रिफ्रेशिंग। ठीक, रिफ्रेशिंग मतलब होता है रेजुविनेट कर गए, रेजुविनेट ये क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। रिवाइवाई नहीं होगा। वियरी मैंने वेकैब बूस्टर में कराया है और इसका मतलब भी बताया था कि टायर्ड होता है, और वही इसका आंसर है। और टायर्ड इसका क्या हो जाएगा? सॉरी फॉर द राइटिंग, टायर्ड इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। काम खत्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। कॉम्प्रिहेंशन दिया था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी इस बार कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट में कुछ ना कुछ आने वाला है, और आ गया। ठीक, तो थोड़ा विश्वास कर लिया करो, जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो जो यूपीएससी के पेपर्स देते रहता है और टच में रहता है। ठीक, स्पेशली अब देखिए इस पूरे पैसेज को अगर हम पढ़े, इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया था, इसमें दिया है पीपल बाय एंड लार्ज आर कंसर्न विद, मतलब सिंपल ये बोला गया कि लोगों को अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है, और उसी के हिसाब से वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्रूडेंट मतलब बहुत सोच समझ के, और सस्टेनेबल मतलब आगे आने वाले समय में भी यूज करना है, ये सोच के बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों अनमोटिवेटेड रहते हैं, यानी कि वो मोटिवेटेड क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि सिंपली बोल रहे हैं कि क्यों नहीं मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि ये कंडीशन होंगी तो वो कभी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। यानी पहली बात क्या बोली? अगर रिसोर्स कैसी है? वास्ट है, यानी बहुत ज्यादा है, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। और अगर उनको ये भी पता है कि अगर छोटा सा पोर्शन खराब भी हो जाता है तो उनपे बहुत ज्यादा असर वो चीज नहीं डालेगी, वो बहुत कम असर करेगी, तब उनको फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वो मोटिवेटेड नहीं होते सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तीसरी चीज क्या बोली है कि इफ दे हैव ओपन बिफोर देम पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज वन रिसोर्स, और उनको अगर पता है कि नहीं अगर ये खत्म हो गया तो मेरे पास ये रिसोर्स एज एन सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एलिमेंट इज डिप्लीट हो गया तो भी वो यूज कर सकते, तब भी वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। ठीक, उसके आगे सिंपली क्या बोला गया था कि इफ देयर कंट्रोल, और अगर उनको ये भी पता है कि उनका टेनस है, टेनस मतलब कि उनका उस चीज पे कंट्रोल ही नहीं है, तो उनको पता है कि दूसरे उसको डिप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, तो वो उसको थोड़ा सा कम यूज करेंगे, बस इतना फर्क आएगा, और उनको मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके बाद एक और बात बोली गई है कि ये सारा, यानी कि जो उनका एग्जॉस्ट करने का रीजन है कि वो इतना ज्यादा क्यों एग्जॉस्ट करते हैं, वो इसीलिए है कि जब ये सारी कंडीशन उनको मिल जाती है, जब उनके पास रिप्लेसमेंट भी है, जब उनके पास एक्सपैंडेड टेरिटरी भी है, और उसके साथ साथ उनको किसी जगह पे रोक के चीजें भी मिल जा रही हैं जहां पे उनका हाथ ही नहीं चल रहा, तो वो एग्जॉस्ट उसको अनलिमिटेड करते हैं। अब वो बोल रहा है, बात ध्यान से देखो, इट इज ओनली व्हेन पीपल, ये कब, यानी कब वो बचाने की तो नौबत पे आएंगे, कब वो बचाना शुरू करेंगे? जब उन्हें पता चल जाए कि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी जो रिसोर्स है वो कम है। दूसरी बात, जब उन्हें पता चल जाए कि सब अगर उस चीज का एक्सटेंशन हो गया तो उनके पास कोई भी रेडीमेड चीज नहीं है जिसको वो यूज कर लेंगे, यानी उनके पास सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तीसरी बात कि उनका खुद का कंट्रोल जो रिसोर्स बेस पे है वो जब सिक्योर है कि हाँ मैंने इतना बचा के रखा हुआ है, ठीक है, तो वो उस चीजों को क्या करेंगे? विल दे बी मोटिवेटेड। उन्होंने बोला तो वो उनको पता है कि वो क्यों ही मोटिवेट होंगे, अगर हम सारी चीजें उनको दे रहे हैं कहीं ना कहीं तो वो क्यों मोटिवेट होंगे? तो वही बोला विल दे बी मोटिवेटेड, तब वो वही कह रहा है कि जब ये सारी चीजें उसको हाथ में मिल रही हैं तो वो क्यों मोटिवेट रहेगा और क्यों वो चीजों को बचाएगा? विल दे बी मोटिवेटेड टू यूज द रिसोर्सेज इन अ प्रूडेंट फैशन, क्या वो करेंगे? आगे पीपल रूटेड इन लोकेलिटी, अब वो क्या कह रहा है? जो लोकेलिटी में रहते हैं, जैसे किसी एरिया में रह रहे हैं और वहां की कंट्रोल कर रहे हैं वहां की रिसोर्सेज को, तो वो ज्यादा ये सारी चीजों को सस्टेनेबल यूज करेंगे, क्योंकि उनको पता है उन्हीं के भरोसे उनकी जिंदगी चलनी है, और इसीलिए वो एक सही तरीके से काम करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए जो उनकी लोकेलिटी में है। कंड्यूसिव मतलब पॉजिटिव एनवायरमेंट, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेक्शन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देख लो। ठीक, यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड देखना,
राइटर के अकॉर्डिंग कांट पीपल बी मोटिवेट टू द राइटर कांट पीपल बी मोटिवेटेड टू यूज द रिसोर्सेज। कब वो मोटिवेट नहीं होंगे रिसोर्स करने यूज करने के लिए? ऑब्वियस सी बात है, कब नहीं होंगे? जब उनको पता है कि उसका सब्स्टिट्यूशन उनके पास है और जब उन्हें पता है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल गो विथ 2 and 3। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन क्राइटेरिया कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हेन डू पीपल यूज रिसोर्सेज, कब एग्जॉस्टिवली यूज रिसोर्स करेंगे? अभी उन्होंने बोला कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो एग्जॉस्टिवली यूज करेगा। ठीक है, अगर ये रिसोर्स फुलफिल हो रही है तो भी वो एग्जिस्टिवली यूज करेगा। ये रिसोर्स फुलफिल हो रही है तो भी वो मतलब उस पर बहुत हल्का प्रभाव पड़ रहा है, तो एक बार के लिए वो हो सकता है एग्जिस्टिवली रिसोर्स ना करे। लेकिन ये वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा जा रहा है तो या तो ये देंगे, ये ज्यादा चांसेस लग रहे हैं बी, या फिर डी। तो इसको मैं डाउटफुल डाल रही हूँ। ठीक है, लेकिन इट कुड बी आइदर बी और सी, इनमें से कोई एक आंसर होगा जिसमें बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसकी 90% है और इसकी 10%। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट क्लास, अच्छा ये पेपर खत्म हो गया। अब इधर आ जाते हैं। जैसे हम इधर देखेंगे, इधर हमारे पास जो सेक्शन आया था, कहाँ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, पता है क्यों? क्वेश्चन की स्ट्रेंथ देखो, द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट्स द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। की जो लोगों का खुद का इंटरेस्ट है ना, वो रिसोर्सेज का यूज इफेक्ट करता है। मतलब अगर उन्हें पता है कि चीजें ज्यादा हैं तो वो कभी भी उसको नहीं बचाएंगे, और अगर उन्हें पता है कि चीजें कम है तो उसे बचाएंगे। यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कहाँ है, अफर्मेटिव कहाँ है? या तो वो इरेटिक है, इरेटिक का मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से, चीजों के हिसाब से रिएक्ट करना, और या वो इंडिफरेंट है, यानी उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्क तो पड़ रहा है ना, जब चीजें कम हो जा रही हैं तो उन पर फर्क पड़ रहा है। इनडिफरेंट कैन बी द आंसर, बट ये नहीं होगा, क्योंकि कभी तो फर्क पड़ रहा है ना जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो रही, तो यानी वो इरेटिकली रिएक्ट कर रहे हैं, यानी रिस्पॉन्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंस। अगर फुलफिल हो रही है तो दे दो, अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो सेव करो। यानी कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबल सोच ही नहीं रहे वो। अब आया पीपल रूटेड इन लोकेलिटी, क्या होने चाहिए? बिलीव इन कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि अभी उसने बताया ना कि जब वो उस लोकेलिटी में रहते हैं तो उसी रिसोर्स को यूज करना है, तो उस जगह उनकी मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, उनको कंजर्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो ये बताने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट का कोई नहीं, रिपीट कोई वर्ड नहीं होता, डिसेपरेट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं, डिसेपरेट मतलब होता है कुछ बहुत उदासीन चीज। आंसर विल बी एग्जॉस्ट, यानी डिप्लीट कर रहे हो रिसोर्सेज को, तो जनरल इंग्लिश में यूज करते हो। तो इसके साथ हमारी इंग्लिश की आंसर की होती है सॉल्व। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको लगता है कि वीडियो से क्वेश्चन आए हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर योर फीडबैक। जय हिंद, जय भारत।